Hello students, myself Sutikshan Kumar Pandey. I am trying to teach you syntax. What is syntax and why the syntax is so much important for you. सिंटैक्स के विषय में सबसे पहले जानने के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि व्हाट इज़ सिंटैक्स। सिंटैक्स है क्या? सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य रचना कहते हैं। वाक्य की रचना किस प्रकार से हो सकती है? शब्दों को एक वाक्य में कहाँ कहाँ रखा जाए, किस स्थान पर रखा जाए, किसके अकॉर्डिंग रखा जाए, क्यों रखा जाए, ये तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सिंटैक्स सक्षम है। सिंटैक्स ही मुख्य रूप से फंक्शनल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। फंक्शनल इंग्लिश मीन्स सिंटैक्स, हिंदी में वाक्य रचना। इसको अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो होगा द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में यानी सही क्रम में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। क्या? एक वाक्य में वर्ड्स माने शब्दों को क्या शब्दों का करेक्ट अरेंजमेंट, शब्दों का सही क्रम, शुद्ध क्रम, मतलब इसका यही है कि एक वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। इसको और भी हम आगे इलैबोरेट करते हैं। द वर्ड सिंटैक्स मीन्स, शब्द सिंटैक्स का मतलब है द प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड, शब्दों का सही क्रम, शुद्ध क्रम से रखना इन सेंटेंस, एक वाक्य में, यानी एक वाक्य में शब्दों का सही क्रम में उचित रूप में अरेंजमेंट करना सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स होता है विदाउट विच, जिसके बिना द मीनिंग कैन नेवर बी राइट, जिसके बिना वाक्य का जो मीनिंग है कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इस सेंटेंस का बहुत ही महत्व है। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर इसलिए इट इज़ क्लासिफाइड, यह वर्गीकृत किया जाता है, इसको बांटा जाता है अंडर द फॉलोइंग हेड्स, निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत। यानी सिंटैक्स को निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत, हेडिंग्स, निम्नलिखित 3 जो हेडिंग्स जो यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं के आसपास हम सिंटैक्स का अध्ययन करते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी इसीलिए इस सिंटैक्स को निम्नलिखित 3 हेडिंग्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति, वाक्य में शब्दों की जो पोजीशन होता है उसको कहाँ कहाँ पर रखा जाए, किस शब्द को कहाँ पर रखा जाए, किस लिए रखा जाए, ये तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए होता है। इस प्रकार से पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वाक्य में शब्दों का सही क्रम, शब्दों की सही स्थिति, गवर्नमेंट यानी शब्दों का प्रशासन किसके अंतर्गत हो, ये प्रशासन पर ध्यान देता है सिंटैक्स। तीसरा नंबर है एग्रीमेंट और कनकर्ड। तीसरा है एग्रीमेंट कि कौन सा शब्द किस शब्द के अधीन है, किससे सहमत होकर के किसके अनुसार किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्कर्डेशन, तादाद में कैसा होना चाहिए। एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड का मीनिंग सेम होता है, यानी एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इत्यादि जो आप लोग पढ़ते हो सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये 3 जो हेड्स हैं, 3 हेडिंग्स हैं, पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में
शब्दों की स्थिति, शब्दों की अवस्थिति। गवर्नमेंट, प्रशासन, किस प्रकार से प्रशासन होगा शब्दों का, किसके अंतर्गत होगा। एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड, और तादाद में क्या होगा, एग्रीमेंट क्या होगा, किसकी सहमति से, किसके अनुसार हम शब्दों को वाक्य में रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग शब्दों में बदलाव संभव है। ये तमाम सारी चीज़ें एग्रीमेंट्स के अंतर्गत आता है। अब इतना बताने के बाद सिंटैक्स क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि सिंटैक्स ग्रामर का मूल है। इट इज़ द रूट ऑफ द ग्रामर। इतना बताने के बाद मैं आपको सीधे चलता हूँ। वैसे तो नाउन से शुरू होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तब वर्ब का नंबर आता है। लेकिन आप जानते हो कि वर्ब सबसे महत्वपूर्ण होता है। वर्ब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम सीधे वर्ब पर आते हैं और पहले वर्ब पढ़ाते हैं, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। वर्ब क्या है, क्रिया। इसका डेफिनीशन आप लोग थोड़ा सा देख लें। बहुत शॉर्टकट में मैं यहाँ पर इन चीज़ों को बताऊँगा कि वर्ब क्या है। मुझे वास्तव में इस वीडियो के अंतर्गत इस पार्ट में सिंटैक्स बताना है, रूल्स ऑफ वर्ब्स बताना है, यानी क्रिया के नियम बताने हैं। वो तमाम सारी क्रियाओं के नियम कैसे कैसे क्या होगा वो बताना है, सिंटैक्स बताना है। लेकिन वर्ब क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी होगा। जो कक्षा 12 में पहुँचे हैं उनके लिए ही इस वीडियो को विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ। अब हम देखेंगे द वर्ब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करें बहुत शॉर्टकट में। डेफिनीशन, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए, फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए, अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में अथवा स्थान के विषय में कुछ कहने के लिए, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वही वर्ब होता है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स या टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो इस टाइप्स ऑफ वर्ब इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब क्या है, वे क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या जेंडर में से किसी से प्रभावित होती हैं, या कह दीजिए वह क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार चलती है, जो अपने सब्जेक्ट के अधीन होती है, वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या है, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब योजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। इस प्रकार से आपने देखा कि क्रिया में जो फर्स्ट पार्ट है फाइनाइट वर्ब, यही मुख्य वर्ब है। इसी को हम निश्चित क्रिया के रूप में जानते हैं, इसलिए इसका नाम फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी इसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को जीरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, इसका 3 भाग होता है। जीरंड जिसको हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, इन्फिनिटिव्स जिसको हम क्रियार्थक संज्ञा के नाम से जानते हैं, और पार्टिसिपल्स जिसे हम कृदंत के नाम से जानते हैं। इसका इन तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन, फाइनाइट वर्ब का और नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन के लिए मैंने कक्षा 10 के लिए वीडियो बनाया है। द वर्ब के नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द वर्ब, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस प्रकार से आप पढ़ते चले जाइए। उसके विषय में वर्ब को डिफ़ाइन किया गया है, वर्ब को बताया गया है अलग अलग से। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से बताया गया है। और उसके बाद जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ये जो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आने वाली जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे बोलते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स को, इसका भी वर्णन बहुत अच्छे से किया जाएगा। अभी तो नहीं किए हैं लेकिन किया जाएगा। आप कक्षा 9 या 10 वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें मैंने इसको पोस्ट किया है, उसको खोल के देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम उस वीडियो को आपके इसी साइट पर, इसी ग्रुप में
11th और 12th वाले ग्रुप में डालने का प्रयास करेंगे, डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। हम अब आते हैं, हम अब सीधे आते हैं सिंटैक्स पर, जिसमें सिंटैक्स में इंटरमीडिएट में जो मुख्य रूप से बताया जाना है, ये मान के चला जाता है इंटरमीडिएट तक कि आप लोगों को वर्ब क्या है ये आपको जानकारी है। वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, वो तमाम सारे पार्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में दो होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी और मॉडल्स ये सब सारी ऑक्सिलरी का अध्ययन आपने किया होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी उसका अध्ययन आप लोग, मैंने वीडियो कुछ बनाया है, कुछ आगे बनाता रहूँगा, उसको भी देखते रहिएगा आप लोग। हम मुख्य रूप से सिंटैक्स पर आते हैं, रूल्स ऑफ द वर्ब। रूल्स ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के जो नियम हैं, क्रिया का प्रयोग किन किन स्थिति में किस प्रकार से होता है, कितने एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आप लोग इसमें पढ़ेंगे, उसका भी वर्णन मैं आप आगे आपको बताता रहूँगा। रूल्स ऑफ वर्ब्स, तो रूल्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के जो नियम हैं उसका अध्ययन आप लोग करेंगे। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। दिस इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ ग्रामर, इन व्यू ऑफ ग्रामर। ग्रामर की दृष्टि से क्रिया का कोई सानी है नहीं, क्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, शब्द होता है। इसके बिना वाक्य अर्थहीन हो जाता है, इसलिए इसके प्रयोग में विशेष सावधानी से काम लेना भी चाहिए। और चूंकि आप लोग सिंटैक्स के अंतर्गत सबसे पहले मैंने ग्रामर शुरू किया है, सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले शुरू किया है। तो इसके विषय में सबसे पहला जो वर्ब का जो मुख्य पार्ट है वो क्या है, वर्ब का पोजीशन ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस। वाक्य में वर्ब का पोजीशन क्या होना चाहिए, वाक्य में वर्ब की स्थिति क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ ये रखा जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ कहाँ रखा जाता है, इसका वर्णन। तो ये पहला जो नियम आप लोग मैंने लिखा है, जो पहला नियम, ये सब आप जानते ही हो। स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है कि साधारण रूप से वर्ब अपने सब्जेक्ट के पश्चात आता है। ये सामान्य सा नियम है जो सर्वविदित है, सार्वभौमिक है। क्या वर्ब अपने सब्जेक्ट के पश्चात आता है? कैसे? आप देख ही रहे हो, ही केम टुडे, वह आज आया। सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। सी वेंट देयर, वह वहाँ गई। सोहन वर्कड हार्ड, सोहन ने कठिन परिश्रम किया। इसमें जो क्रिया है यानी वर्ब है, इसका पोजीशन कहाँ है? अपने सब्जेक्ट के बाद। ही के बाद केम, सी के बाद सैंग, सी के बाद वेंट, सोहन के बाद वर्ब। इस प्रकार से वर्ब का जो फाइनाइट वर्ब का जो पोजीशन है, वास्तव में वर्ब अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ये मुख्य नियम है, सामान्य नियम है, जैसा कि आप लोग को विदित है, स्पेशली असर्टिव सेंटेंस में। फिर दूसरी बात, अगला नियम 2 है। नियम 2 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, नियम 2 में क्या, निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के पूर्व आता है। यानी जिस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आया हुआ है, वह वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी स्थिति होती है? तो निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। अब इन निम्नलिखित अवस्थाओं में कई अवस्थाएं चूकी हैं, इसलिए इसको निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्ब अपने सब्जेक्ट से पूर्व आता है। जैसे जैसे ए, नियम 1 ए है, नियम ए, रूल ए, जब इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यह सर्वविदित है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अपने, जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के अधीन होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए, तो देख लीजिए, आर यू अ टीचर, क्या आप एक अध्यापक हैं? अपने सब्जेक्ट यू से आर पहले आया हुआ है। डू यू नो मिस्टर आचार्य, क्या आप आचार्य जी को जानते हो? इसमें जो वर्ब है डू, वो पहले आया हुआ, फाइनाइट वर्ब डू। नेक्स्ट है विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? इसमें जो फाइनाइट वर्ब विल है वो पहले आया हुआ है। व्हाट डज इट मीन, इसमें सब्जेक्ट इट है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है?
मतलब ये इसमें जो इट है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले डस का प्रयोग हुआ है, यानी वर्ब पहले प्रयोग किया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्रिया होती है, जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो वास्तव में सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के पहले होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। फिर कब जो है सब सब्जेक्ट के पहले होता है वर्ब, तो दूसरी अवस्था है कब जब यह किसी विशेष इच्छा, प्रार्थना, जब यह अर्थात वर्ब, फाइनाइट वर्ब, किस वर्ब का प्रयोग पहले होता है। तो कब होता है? जब यह किसी विशेष इच्छा, प्रार्थना, विशेष ध्येय, शर्त या भावना जो असंभव हो, शर्त या भावना जो असंभव हो, अर्थात जो संभव ना हो। ये जो आया हुआ है शर्त वाला, शर्त या भावना जो संभव ना हो, ऐसे शर्त या कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रकट करने के लिए जो संभव ना हो यानी असंभव हो, ऐसे वाक्यों में भी वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले विशेष इच्छा या प्रार्थना को हम देखते हैं। विशेष इच्छा या प्रार्थना आप जानते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग पहले आप देख रहे हो क्या लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर दीर्घायु हों। अब यहाँ पर जो लिव का प्रयोग किया गया है, आवर प्राइम मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है इससे पहले इसका प्रयोग किया गया है, यानी लिव जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस के माध्यम से विशेष इच्छा या इच्छा व्यक्त किया गया है। फिर विशेष इच्छा व्यक्त किया गया। दूसरे वाले वाक्य में हम देखें, इसमें प्रार्थना किया गया भगवान से किसी को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसमें सब्जेक्ट यू है, उसके पहले ब्लेस, इसमें सब्जेक्ट गॉड है और गॉड से पहले मे का प्रयोग किया गया है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मे फाइनाइट वर्ब है, इसका प्रयोग पहले किया गया है। फिर है विशेष ध्येय, किसी विशेष ध्येय के लिए, विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है। माइन बी अ कॉट बिसाइड द हिल, माइन बी अ कॉट बिसाइड द हिल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहाड़ी के बगल में एक खाट हो। यहाँ पर एक विशेष ध्येय व्यक्त किया गया कि पहाड़ी के बगल में एक खाट हो, एक खटिया हो। उसके आगे और भी चीज़ों का वर्णन होगा। ये वास्तव में बिहाइव्स का पहली लाइन है। बिहाइव्स जो पोएम है उसकी पहली लाइन है, माइन बी अ कॉट बिसाइड द हिल, पहाड़ी के बगल में एक खाट हो। अब यहाँ पर जो वर्ब है बी का प्रयोग अ कॉट, ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले आया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष ध्येय को प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया गया है। फिर असंभव शर्त, यानी ऐसा शर्त या भावना जो संभव ना हो उसको व्यक्त करने के लिए। हैड ही वर्कड हार्ड, इसमें जो हैड वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, सहायक क्रिया है। वास्तव में सहायक क्रिया फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। ये फाइनाइट वर्ब हैड है। हैड ही आस्क्ड मी, यदि उसने मुझसे कहा होता कॉमा तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी सहायता की होती। यहाँ पर शर्त प्रकट किया गया है, हैड से यदि का भाव निकल रहा है। यदि उसने मुझसे कहा होता कॉमा तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी सहायता किया होता। इस प्रकार यहाँ शर्त व्यक्त किया जा रहा है और वो शर्त कैसा है? असंभव शर्त है, यानी जो संभव नहीं है इस शर्त को प्रकट किया गया है। फिर हम पोजीशन ऑफ वर्ब का जो तीसरा रूल है कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किस अवस्था में होती है, तो ये तीसरा है जब इसका प्रयोग आज्ञा, सलाह या विनय को प्रकट करने के लिए, यानी आज्ञा, सलाह या प्रार्थना, विनय इत्यादि प्रकट किया जाता है, प्रस्ताव इत्यादि करने के लिए करते हैं,
तो किस मूड में होता है? इम्परेटिव मूड में हो, यानी जब इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? वर्ब का प्रयोग इम्परेटिव मूड में हो। तो इम्परेटिव मूड में कब होगा? जब वाक्य से आज्ञा, सलाह या विनय को प्रकट करने के लिए किया जाएगा, तो इस विनय प्रकट हो रहा होगा। तो इम्परेटिव मूड में भी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। इस प्रकार से या कह दीजिए कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है उस वाक्य में। ओपन योर बुक, अब इसमें सब्जेक्ट वास्तव में यू है, जो छिपा हुआ है, नहीं लिखा गया है। वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही हो जा रहा है, जबकि वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है प्रायः। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस का बिहेव आप जानते हो। ओपन योर बुक, अपनी किताब को खोलो। ओपन का प्रयोग पहले आया हुआ है। हैव मनी, हैव मर्सी अपॉन अस, मेरे ऊपर दया रखो। मेरे ऊपर दया, हैव माने रखना, मुख्य क्रिया के रूप में आया हुआ है। हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया रखो, अर्थात हमारे ऊपर दया करो। डू नॉट डू योर जॉब, अपने कार्य को मत करो। यहाँ पर डू का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आया है, पहले आया हुआ है। फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके मेरा अनुसरण करो। फॉलो क्रिया यहाँ पर आया हुआ है, पहले आया हुआ है। वर्ब चूँकि इस वाक्य में होता है, वो छिपा हुआ होता है, इसको हम लिखते नहीं हैं ऑब्वियसली। अगर लिखेंगे तो कॉमा लगा करके लिखेंगे और कहीं भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी ओपन योर बुक रमेश या कुछ भी करके लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये इम्परेटिव मूड में भी वर्ब का प्रयोग पहले होता है। फिर अगला है पोजीशन ऑफ वर्ब के अंतर्गत इसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले या किस अवस्था में बिना सब्जेक्ट के? जब इसके पूर्व कोई इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो या मौसम का हाल प्रकट करने के लिए इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के लिए किया जाए, तो भी आप जानते हो कि वर्ब का प्रयोग पहले होता है। अब वर्ब का प्रयोग पहले होता है, इसका मतलब क्या? चूँकि आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के होने अथवा ना होने के विषय में बातचीत की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रायः इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का प्रयोग करते हैं। वास्तव में देयर क्या वास्तविक सब्जेक्ट है? नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। इसलिए ये ना माना जाए कि ये सब्जेक्ट है और वाज वर्ब है। वर्ब का प्रयोग पहले किया गया है। एक राजा था, आप देख रहे हो इसमें वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? एक राजा था। इसमें देर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में किया गया है। देयर इज़ नो टाइम, समय नहीं है। अब यहाँ भी देर का प्रयोग किया गया है, समय नहीं है। देयर इज़ नो टाइम, समय नहीं है, अर्थात बिल्कुल ही समय नहीं है। देयर इज़ नो टाइम, कोई समय नहीं है। यहाँ पर इज का प्रयोग पहले आया हुआ है। वास्तव में देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये वास्तविक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब फिर हम जब डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं तो मौसम का हाल चाल, मौसम के स्थिति को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वह वास्तविक सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए उसको सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इसका प्रयोग पहले हुआ है। ये डमी सब्जेक्ट है, वास्तविक सब्जेक्ट नहीं। इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंडी था, बहुत सर्द था। अब यहाँ भी वाज का प्रयोग पहले हुआ है। इट इज़ रेनिंग हैविली, तेज़ी से मूसलाधार वर्षा हो, तेज़ी से वर्षा हो रही है, अर्थात भारी बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली, भारी बारिश हो रही है। इसमें भी इसका प्रयोग आप देख रहे हो, ये पहले आया हुआ है। इसमें भी वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है, केवल इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वर्ब की स्थिति सब्जेक्ट से पहले किस अवस्था में? लास्टली आप आगे देखते हैं, कभी कभी जब क्रिया से पूर्व किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो तो
क्रिया अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी। यानी क्या होता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग जब हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट से क्रिया पहले आता है, वर्ब पहले आता है। जैसे इसमें देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, नॉट ओनली बट आल्सो। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि ये सहसंबंधित कंजंक्शन है, कोरिलेटिव है, सहसंबंधित है। कोरिलेटिव नॉट ओनली इज ही अनवाइज, ना केवल ही वह, इज है अनवाइज, वाइज माने बुद्धिमान, अनवाइज मूर्ख, उल्टा हो जाएगा। ना केवल वह मूर्ख है बट आल्सो अनकाइंड, बल्कि अनकाइंड, काइंड माने दयालु, अनकाइंड माने निर्दयी, बल्कि निर्दयी भी है। ना केवल वह मूर्ख है बल्कि निर्दयी भी है। इसमें आप देख रहे हो इज सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। ये कंडीशन हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो तो हम सब्जेक्ट से पहले क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन आया हो नो सूनर दैन, नो सूनर और उसके बाद दैन, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सहसंबंधित संयोजक है। नो सूनर आप जानते हो, नो सूनर का प्रयोग ज्यों ही के लिए और त्यों ही के लिए दैन आता है इसके साथ, और वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप का होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, ज्यों ही वह पहुँचा, दैन त्यों ही डिमांडेड मनी, त्यों ही उसने धन की मांग की। इसमें सब्जेक्ट ही है और ही से पहले हैड का प्रयोग और ही के बाद यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग। मुख्य क्रिया जब वाक्य में सहायक क्रिया होता है तो मुख्य क्रिया हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वो सहायक क्रिया फाइनाइट होता है और मुख्य क्रिया नॉन फाइनाइट होता है। और वो नॉन फाइनाइट में क्या क्या हो सकता है, थर्ड फार्म या आईएनजी फॉर्म जरा, या फर्स्ट फॉर्म होता है मुख्य क्रिया के रूप में, तो वो वास्तव में इन्फिनिटिव होता है, विद इन्फिनिटिव टू, फुल इन्फिनिटिव टू के साथ, या विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू। लेकिन वास्तव में वो इन्फिनिटिव मुख्य क्रिया के रूप में जब फर्स्ट फॉर्म हम देखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सहायक क्रिया जो है वो फाइनाइट वर्ब है और जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है वो नॉन फाइनाइट होता है। फिर अगला हम देखते हैं कि जब एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक इससे पहले जोर डालने यानी एम्फैसिस के लिए आया हो तो, यानी जब वर्ब से पहले किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया हो और ये केवल होता है एम्फैसिस डालने के लिए, और एम्फैसिस डालने के लिए ही ऐसा सिचुएशन बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक कॉम्प्लीमेंट है वो पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, और जो वर्ब है वो बीच में होता है। कैसे, अनहैप्पी इज द मैन, द मैन वह व्यक्ति, हैप्पी इज द मैन वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। लेकिन इसका अर्थ वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, ये भाव यहाँ एम्फैसिस यानी बहुत अधिक बहुत अधिक प्रसन्न होता है। सामान्य अवस्था में द मैन इज हैप्पी, वह व्यक्ति प्रसन्न है, अर्थात वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो ये अर्थ निकलेगा। लेकिन हैप्पी का प्रयोग जब हम पहले कर देंगे तो जोर पड़ जाएगा, हैप्पी इज द मैन, अर्थात वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अर्थात वह व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न है या वह व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न होता है। फिर अगला है यूनिक वाज द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट है, अवसर वाज था, यूनिक अद्वितीय अवसर था। अगर इसको हम सामान्य वे में लिखें, द अपॉर्चुनिटी वाज यूनिक, अवसर अद्वितीय था, लेकिन यूनिक वाज द अपॉर्चुनिटी, वाज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और वर्ब से पहले आया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट को पहले लिख दिया गया है केवल एम्फैसिस के लिए। यानी ये इसका अर्थ होगा कि अवसर बहुत अद्वितीय था, कितना अद्वितीय अवसर था, अर्थात अवसर बहुत अद्वितीय था। इस प्रकार से मैंने आपको
वर्ब के स्थिति के विषय में बताया कि वर्ब वास्तव में क्या है, वर्ब की स्थिति क्या है, पोजीशन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस, वाक्य में वर्ब की पोजीशन, वर्ब की स्थिति क्या है, ये हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के पोजीशन ऑफ वर्ब मैंने आपको बता दिया है इस भाग में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, उसके हेडिंग यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का उसके वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या है, तादाद में क्या है, स्थिति क्या है, इसका वर्णन करेंगे हम। तो कुल मिलाकर इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। चूँकि मैंने वर्ब से स्टार्ट किया है सिंटैक्स, तो पूरा का पूरा सिंटैक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब पढ़ते पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि छुट्टियों में 15 संभव है कि 15 मई तक विद्यालय बंद रहे, और 15 मई तक मैं आपको मैक्सिमम सिंटैक्स पढ़ाने का प्रयास करूँगा, स्पेशली कक्षा 12 के लिए, और कक्षा 11 के लोग भी इसको पढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। गुड डे, शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।